आज हम लोग ऑडिट का सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है ऑडिट प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक्स। इस चैप्टर में ये चैप्टर अपना 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि ऑडिट करने का प्रोसीड्यूर मतलब ऑडिट करने का तरीका क्या है एंड टेक्निक्स, ऐसा कौन कौन सा टेक्निक्स है जिसका हम लोग ऑडिट करते समय यूज करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें हम लोग एक एक करके टॉपिक्स वाइज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक जो है अपना, जो सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑडिट प्लानिंग। देखिए ऑडिट प्लानिंग क्या होता है। कोई भी बिजनेस या किसी भी बिजनेस का ऑडिट करते समय आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। बिना प्लानिंग का आप यदि ऑडिट करने जाते हैं तो दो चीज़ आपका नुकसान होगा। एक, आपका समय नष्ट होगा क्योंकि आप प्लान नहीं किए क्या करना है क्या नहीं करना है, और दूसरा आपको बार बार जो जाना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ ऑडिट इंक्रीज हो जाएगा। ऑडिट करने का जो कॉस्ट होता है, जो खर्च होता है, ये आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऑडिट प्लानिंग, एक ऑडिटर जब भी किसी बिजनेस का ऑडिट करना चाहेगा तो ऑडिट करने से पहले, ठीक है, उस बिजनेस के रिगार्डिंग प्लान क्रिएट करेगा, जिस प्लान को हम लोग बोलते हैं ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान जरूरी है। किसी भी ऑडिट का या किसी बिजनेस का ऑडिट अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक है, उसका इफेक्टिव ऑडिट करने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा काम कब करेंगे, कौन सा काम किससे करवाएंगे, किस समय कौन सा काम होना चाहिए। ठीक है, इन सब बात पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये सब बात यदि पहले से आप सोच के रखते हैं, एक ऑडिटर पहले सोच के रखता है, तो वो अपना ऑडिट टाइम पर कंप्लीट कर लेगा और काफ़ी सस्ते में उसका ऑडिट हो जाएगा। मतलब ऑडिटर का कॉस्ट बच जाएगा और साथ में टाइम भी बचेगा। आइए देखिए, ऑडिट प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑडिटर प्लान करता है। किसी बिजनेस का ऑडिट करने का क्या करता है, प्लान। क्यों प्लान करेगा? ताकि समय पर उसका ऑडिट को कंप्लीट किया जा सके। टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, मतलब समय बचेगा यदि आपके पास प्रॉपर प्लान रहा तो। ठीक है, एक किसी बिजनेस का प्रॉपर ऑडिट करने के लिए मतलब इफेक्टिव एंड इफिशिएंट ऑडिट करने के लिए, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट ऑडिट मतलब इफेक्टिव मतलब अच्छे तरीके से, इफिशिएंट मतलब कम समय में ज़्यादा काम करना। इफिशिएंट ऑडिट करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसको बोलते हैं हम लोग ऑडिट प्लान। ठीक है, एक ऑडिटर जब भी ऑडिट प्लान बनाता है, मान लीजिए हम एक ऑडिटर हैं, एक बिजनेस का ऑडिट प्लान हम बनाएंगे, तो ऑडिट प्लान बनाते समय हमको दो बात पर ध्यान रखना होगा। हम दो ऐसा पॉइंट है जिस पर हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है अकाउंटिंग पॉलिसी, उस बिजनेस का अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। ठीक है, एंड दूसरा बात जो ध्यान हम रखेंगे, सेकेंड जो पॉइंट हम ध्यान रखेंगे वो है उस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये बार बार एक वर्ड आ रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, थर्ड चैप्टर से पहले समझा नहीं पाएंगे आपको, तब तक ये समझ के रखिएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिजनेस का अपना इंटरनल सिस्टम है जिससे हम लोग ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब एक ऑडिटर जब भी किसी भी बिजनेस का ऑडिट प्लान करेगा तो उस बिजनेस का अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है और उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इसको ध्यान में रखने के बाद ही प्लान करेगा। ठीक है, यदि ऑडिट प्लान बना हुआ है आपके पास तो आपको 4 फायदा होने वाला है। सबसे पहला फायदा कि आप ना प्रॉपर एरिया में, जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसमें प्रॉपर अटेंशन दे पाइएगा। ऑडिटर जो बिजनेस का इम्पोर्टेंट एरिया है उस एरिया में फोकस कर पाएगा। सेकेंड, यदि कोई प्रॉब्लम है, पोटेंशियल प्रॉब्लम मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो अपने आप ही उसको अपने आप ही हम लोग पकड़ पाएंगे क्योंकि हम लोग प्लान हुए में काम कर रहे हैं।
थर्ड, ऑडिट जो है टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट करने का जो खर्च होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इस चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है ऑडिट प्लानिंग। बिना प्लानिंग का ऑडिट नहीं होगा। एक ऑडिटर जब भी किसी बिजनेस का ऑडिट करेगा तो ऑडिट करने से पहले उसका प्रॉपर प्लानिंग करेगा, प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग करते समय क्या बताएं हम आपको, जिस बिजनेस का प्लानिंग करेंगे उस बिजनेस का अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ध्यान रख के प्लानिंग क्रिएट करना। ऑडिटर प्लानिंग क्रिएट कर लेगा। यदि ऑडिटर प्लानिंग करके रखा है, एक ऑडिट प्लान बना के रखा है, उससे उस ऑडिटर को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहला, बिजनेस का इंपॉर्टेंट एरिया को ध्यान से देख पाएगा। दूसरा, कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड कर पाएगा। थर्ड, टाइम पर ऑडिट कंप्लीट कर पाएगा एंड ऑडिट का जो कॉस्ट है उसमें काफ़ी बचत कर पाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है। सेकेंड पॉइंट है ऑडिट प्रोग्राम। देखिए ना, ऑडिट प्रोग्राम क्या है। हम लोग कहीं भी मान लीजिए घूमने जाते हैं, मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि किस डेट का टिकट लेंगे, कहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे या बस पकड़ेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या देखेंगे, क्या खाएंगे, सबका प्रोग्राम करते हैं ना। एक छोटा सा इवेंट के लिए प्रोग्राम करते हैं। आपको यदि मार्केट जाना हो तो उसके लिए भी आप प्रोग्राम करते हैं, कितने बजे जाना है, किस दुकान से क्या लेना है, कितने पैसे का जुगाड़ चाहिए, हम लोग डिस्कस करते हैं, तभी मार्केट भी जाते हैं। इसका मतलब जब मान लीजिए एक छोटा इवेंट के लिए अपने पास एक प्रोग्राम होना चाहिए, तो एक बड़े बिजनेस का जब ऑडिट करेंगे तो उस ऑडिट को करने के लिए क्या प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑडिट प्रोग्राम एक रिटेन प्लान है। एक ऑडिटर एक रिटेन प्लान बनाता है। जैसे ऑडिट प्लान बताएं हम आपको, ऐसे ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर एक बिजनेस का, एवरी बिजनेस का रिटेन प्लान बनाता है। उसमें ये लिखता है कि कौन सा टेक्निक फॉलो करना है, किस प्रोसीड्यूर से ऑडिट करेंगे, कौन सा काम किस स्टाफ से करवाना है, किस स्टाफ को कितना टाइम दिया जाएगा काम कंप्लीट करने के लिए, ये सारा बात वो लिखता है। ये सारा बात जिस डॉक्यूमेंट में लिखता है, जिस पेपर में लिखता है, उसी पेपर का नाम है ऑडिट प्रोग्राम। ये रिटेन होना चाहिए, ध्यान रखना। इसका मतलब ये किसी बिजनेस का ऑडिट करने का जो प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम जो फ्रेम किया जाएगा, अपने प्रोग्राम जो बनाएंगे, उसी का नाम है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम रिटेन होना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिएगा। ये कैसा होना चाहिए, ये रिटेन होना चाहिए, रिटेन प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ये भी कंटेन करता है कि कौन सा टेक्निक या कौन सा प्रोसीड्यूर आपको यूज़ करना है ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए, ये भी उस प्रोग्राम में लिखा रहता है। उस प्रोग्राम में ये भी लिखा रहता है कि कौन सा काम किससे करवाना है, किस काम के लिए किसको भेजा जाएगा ताकि काम ठीक से हो पाएगा, ये भी लिखा रहता है उस प्रोग्राम में। इसका मतलब किसी भी ऑडिट को स्टार्ट करने के लिए ऑडिटर के पास एक प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से ऑडिटर ये बता पाएगा कि किस बिजनेस में कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, किस प्रोसीड्यूर से बिजनेस करेंगे, किस स्टाफ को कहाँ भेजेंगे। ठीक है, ये सारा बात उसमें लिखा रहता है। एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय हम लोग इन सब बात पर ध्यान रखते हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, अपना काम का प्रॉपर तरीके से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब जिसको काम देंगे उसको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर उसको काम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। यदि कोई स्टाफ टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाता है, काम कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब इसमें हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ पाएंगे कि किसको काम दिए थे और काम नहीं हो पाया, ये बात भी हम लोग ऑडिट प्रोग्राम के हेल्प से समझ पाएंगे। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम से फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहला आपको ये एश्योरेंस हो जाएगा कि काम समय पर कंप्लीट होगा। ठीक है,
यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, मतलब वर्कर्स जो स्टाफ्स है, स्टाफ्स का काम डिवाइड क्या रहेगा, इसका स्टाफ यूनिफॉर्म तरीके से एक जैसा काम थ्रू आउट द ईयर करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी महीने काम का लोड बहुत ज़्यादा है, किसी महीने काम ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम यदि आपके पास रहेगा तो काम आपका यूनिफॉर्म बेसिस पे चलता रहेगा। ठीक है, एलोकेशन ऑफ वर्क, कौन सा काम किससे करवाएंगे ये मालूम होना चाहिए, ये ऑडिट प्रोग्राम में लिखा रहेगा। ये स्टाफ के लिए गाइडेंस का काम करेगा, क्योंकि स्टाफ को प्रोग्राम बना के दिया जाएगा, स्टाफ को पता है कि कौन सा काम कौन करेगा, किस समय करना है और कितने समय के अंदर करना है। ठीक है, और डिफेंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस, मतलब आपके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता है, ना ही हम लोग स्टाफ के ऊपर आरोप लगा पाएंगे, ना स्टाफ मेरे ऊपर आरोप लगा पाएगा, ना ही हम लोग क्लाइंट के ऊपर आरोप या फिर क्लाइंट मेरे ऊपर कोई आरोप लगा पाएगा कि काम ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग के पास प्रोग्राम रहेगा, उसी प्रोग्राम से काम चलता रहेगा। ठीक है, इसका कुछ डिफेक्ट्स है। सबसे पहला लॉस ऑफ इनिशिएटिव, कोई भी स्टाफ अपने बुद्धि से कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप यदि इंटेलिजेंट स्टाफ हैं फिर भी आपको अपना बुद्धि नहीं लगाना है, प्रोग्राम में जो लिखा है वही आपको फॉलो करना है। वांट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑडिटर जो प्रोग्राम सेट किया है उसको स्टाफ नहीं चेंज कर सकता है, उसी प्रोग्राम को लेकर उसको मूव करना पड़ेगा। अनसुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस के लिए ये प्रोग्राम सुटेबल नहीं होता है, उनके लिए ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, एंड लास्ट में कोई स्टाफ यदि इनकैपेबल है, इनएफिशिएंट है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता है, तो ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से यदि काम करेगा तो उसका इनएफिशिएंसी आप पकड़ नहीं पाइएगा। क्यों नहीं पकड़ पाइएगा? क्योंकि वो जो काम करेगा वो तो प्रोग्राम के हिसाब से काम कर रहा है, प्रोग्राम जैसे बना कर दिए उसके हिसाब से काम कर रहा है, उसके माथा में कितना बुद्धि है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये बात आप कभी समझ नहीं पाइएगा। लेकिन फिर भी ये डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी, ठीक है, बिना ऑडिट प्रोग्राम का ऑडिट नहीं होगा। ऑडिट प्रोग्राम्स में ये ऑडिटर फिक्स करता है, ठीक, ये फिक्स करता है कि कौन सा टेक्निक यूज करना है, कौन सा प्रोसीजर यूज करना है, किस स्टाफ से कौन सा काम करवाना है, कौन सा काम किस समय होना चाहिए, कितने समय के अंदर काम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारा बात एक पेज में लिख के रखता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑडिट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, ऑडिट वर्किंग पेपर के ऊपर। इसके ऊपर ऐसे है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 230 डॉक्यूमेंटेशन, उसमें लिखा हुआ है ऐसे 230 में कि एक ऑडिटर को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। उसमें एक डॉक्यूमेंट का नाम है वर्किंग पेपर। अच्छा, ये वर्किंग पेपर क्या है? वर्किंग पेपर, जैसे ऑडिटर कभी खुद से रोज कभी किसी के ऑफिस में जाकर उसका अकाउंट चेक नहीं करता है, ये पॉसिबल नहीं है। एक ऑडिटर मान लीजिए 20 कंपनी का काम लेकर रखा है, तो एवरीडे सभी क्लाइंट के ऑफिस में जाएगा और सबका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑडिटर ये काम अपने स्टाफ के थ्रू करवाता है। ठीक है, इसका मतलब स्टाफ जाएगा किसी कंपनी के ऑफिस में, जिस कंपनी का ऑडिट हम लिए हैं उस कंपनी के ऑफिस में जाएगा और जाकर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके हमको बताएगा, हमको रिपोर्ट करेगा, मतलब ऑडिटर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ऑडिटर को जो रिपोर्ट करेगा, तो 20 कंपनी है, एक कंपनी में 5-5 स्टाफ भेज रहे हैं हम, तो ऐसा 100 स्टाफ है, 100 स्टाफ आके हमको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो सारा बात हम कैसे दिमाग में रखेंगे, हम तो भूल जाएंगे ना। इसका मतलब सभी बात को हम एक पेपर में लिख कर रखेंगे। ठीक है, उस पेपर का नाम होगा वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर बेसिकली कंपाइलेशन है ऑफ ऑल एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड। मतलब एक ऑडिट पीरियड में जितना भी एविडेंस हम लोग को मिले, एविडेंस का मतलब जो स्टाफ हमको जो आकर खबर देगा वो मेरे लिए एविडेंस हो गया, हम लिख के रखेंगे उसको। ऐसा एविडेंस सब और भी स्टाफ आके हमको देंगे, अलग अलग कंपनी का अलग अलग मिलेगा हमको, तो सभी को हम क्या करेंगे, कंपाइल, मतलब सब इकट्ठा करके रखेंगे, कंपनी वाइज मिक्स नहीं करेंगे, कंपनी के अकॉर्डिंगली सबको फाइल बनाएंगे और पेपर को हम रखेंगे।
उस पेपर का नाम है ऑडिट वर्किंग पेपर। इसका मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर में ऑडिट प्लान भी लिखा रहता है, ध्यान रखना, ऑडिट वर्किंग पेपर में ऑडिट का प्लान भी लिखा रहता है, कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो करने के लिए बोले हैं वो भी लिखा रहता है, वो लोग क्या एविडेंस ला के दिया वो भी लिखा रहता है, एंड कंक्लूजन में उससे क्या कंक्लूजन पता चलता है ये भी लिखा रहता है। इसका मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर जो है बेसिकली रिकॉर्ड्स है, ये क्या है हम लोग का रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैलकुलेशन, ठीक है, इन अ पेपर कॉल्ड ऑडिट वर्किंग पेपर। मतलब ऑडिटर जिस पेपर पर कैलकुलेशंस लिख के रखता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसी पेपर को हम लोग बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। और ये पेपर ये इसमें और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये कंप्लीट रहना चाहिए। ये क्या रहना चाहिए हम लोग का, ये कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए, कंप्लीट। डेट इसमें दिया रहना चाहिए, डेटेड एंड साइंड, ये बात में ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी पेपर में ऑडिटर लिख के लिखेगा तो वर्किंग पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस पेपर में लिखा रहेगा कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट मतलब जो कैलकुलेशन स्टार्ट किया वो फिनिश होना चाहिए, ठीक है। ये डेटेड, उसमें डेट होना चाहिए, एंड साइन, ऑडिटर अपना साइन करेगा तो ही कहलाएगा ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है। ये ऑडिट वर्किंग पेपर बेसिकली कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन मतलब बहुत सारा पेपर को एक साथ मिला दिए तो कंपाइलेशन कहलाता है, ठीक है। एक ऑडिट वर्किंग पेपर से हम लोग को कौन कौन सा बात, या एक ऑडिट वर्किंग पेपर से हम लोग का कौन कौन सा पर्पस पूरा होता है। तो सबसे पहला हम लोग ऑडिटर ये पता लगा पाता है कि ऐसे फॉलो होता है कि नहीं। मतलब जिस बिजनेस में हम अपने स्टाफ को भेजे हैं ऑडिट करने के लिए, उस बिजनेस में ऐसे फॉलो होता है कि नहीं, ये ऑडिटर अपना वर्किंग पेपर से पता लगा पाएगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द ऑडिट स्टाफ के साथ प्रॉपर तालमेल, मतलब जिसको जो काम में भेजे हैं वो काम भेजे तो हैं, पर उसके अगेंस्ट वो रिपोर्ट क्या किया वो जब तक नहीं बताता हमको, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब एक स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए पेपर में लिखा होना चाहिए कि किसको कौन सा काम में भेजे हैं, उसका आंसर हमको क्या दिया है, ठीक है। ये ऑडिट बनाने के लिए, मतलब ऑडिट का प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, क्विक प्रिपरेशन के लिए वर्किंग पेपर होना चाहिए। उसको देख के हम लोग रिपोर्ट लिख पाएंगे। एंड स्टाफ का इफ़िशियंसी भी इस ऑडिट पेपर से, इस वर्किंग पेपर से स्टाफ का इफ़िशियंसी भी पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि वो रिपोर्ट जो हमको रेगुलर बेसिस में देगा, और उसका रिपोर्ट को हम रेगुलर बेसिस में जब हम अपने वर्किंग पेपर में लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि स्टाफ प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं, ये बात हम पता लगा पाएंगे। क्योंकि एक दिन का नहीं है ना, वो 365 डेज का परफॉर्मेंस है, ठीक है। वो प्रॉपर तरीके से हम लिख कर रखे हैं। हम अपने आप ही पता लगा पाएंगे कि किस महीने काम ठीक से नहीं किया, किस महीने काम ठीक से किया है, ये बात हम इजीली पता लगा पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब एक ऑडिटर जब किसी भी बिजनेस का ऑडिट करता है, ठीक है, तो ऑडिट सारा का सारा काम खुद नहीं करता है, वो काम अपने स्टाफ के थ्रू करवाता है। स्टाफ जो उनको रिपोर्ट करता है, ऑडिटर को जो सारा इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन को जिस पेपर में लिख के रखता है वो प्रॉपर तरीके से, उसी पेपर का नाम है ऑडिट वर्किंग पेपर। उस ऑडिट वर्किंग पेपर से ऑडिटर बहुत सारा बात फाइंड आउट कर पाता है, ठीक है। ये जो वर्किंग पेपर है, ऑडिटर का जो वर्किंग पेपर है, ये वर्किंग पेपर ऑडिटर का अपना प्रॉपर्टी है। ये उसके लिए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो किसी को दे नहीं सकता है, ठीक है। यदि क्लाइंट मांगेगा तो भी, ठीक है, ऑडिटर को लगेगा कि क्लाइंट को देना ठीक रहेगा तो ही क्लाइंट को भी दे सकता है। थर्ड पार्टी को तो भूल ही जाइए। इसका थर्ड पार्टी को कभी भी ऑडिटर वर्किंग पेपर प्रोवाइड नहीं करता है। ऑडिटर का अपना डॉक्यूमेंट है, ऑडिटर अपने पास उसको सेफ कस्टडी में रखता है 7 ईयर्स तक। मतलब जिस डेट को रिपोर्ट बनेगा, जिस ईयर का रिपोर्ट बनेगा, मान लीजिए ईयर 2000 का रिपोर्ट बनाएं, ठीक है, 2000 साइन करने, ईयर 2000 का साइन करने के बाद अगला 7 साल तक, 2007 तक उस वर्किंग पेपर को ऑडिटर अपने पास सेफ कस्टडी में रखेगा। ये ऑडिटर का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ऑडिटर किसी को नहीं देगा, क्लाइंट को भी नहीं देगा। यदि क्लाइंट को तभी देगा जो ऑडिटर को लगे कि ये डॉक्यूमेंट क्लाइंट को शो करना चाहिए, ये क्लाइंट को देना चाहिए, तभी क्लाइंट के मांगने पर देगा। अदरवाइज ये
ऑडिटर का डॉक्यूमेंट है, ये ऑडिटर का ओन प्रॉपर्टी है, जो ऑडिटर खुद अपने लिए अपना रिपोर्ट बनाने के लिए या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लिख के रखा है। इसका रखने का टाइम 7 ईयर्स है, ध्यान रखिएगा 7 ईयर्स तक ऑडिटर अपने पास रखेगा। पॉइंट नंबर 4 हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिट नोटबुक के बारे में। देखते हैं ना, आप लोग भी नोटबुक बनाते हैं ना, एग्जाम के लिए नोट सब लिखते हैं, इंपॉर्टेंट सा नोट सब लिख के रखते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑडिट प्रोसीड्यूर में जब ऑडिटर किसी कंपनी को ऑडिट करता है तो उस कंपनी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट बात है, जितना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, उसको एक नोटबुक में लिख के रखता है, उसको एक बाउंडेड बुक में लिख के रखता है, हार्ड कवर्ड बाउंडेड बुक में लिख के रखता है, जिसको बोला जाता है ऑडिट नोटबुक। मतलब ऑडिट नोटबुक एक बाउंडेड, याद रखना, एक बाउंडेड बुक है, बाउंडेड बुक है, मतलब हार्ड कवर वाला बुक है जो ऑडिटर मेंटेन करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट। अपने ऑडिट के कोर्स में, ऑडिट का जो पीरियड है उसमें मेंटेन करता है, उसमें लिख के रखता है। उसमें ना वेरियस मैटर्स, जितना भी इम्पोर्टेंट मैटर्स है एक कंपनी के रिगार्डिंग, जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, जितना भी इम्पोर्टेंट बात है, सब उसमें लिख के रखता है। क्योंकि एवरी पॉइंट पर ऑडिटर कंपनी का सब डिटेल्स जाकर चेक करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑडिटर पहले क्या करता है, उस नोटबुक में सारा बात पहले से लिख के रख लेता है। उस नोटबुक में क्या क्या लिखता है वो, सबसे पहले ये लिखता है कि ऑडिट क्वेरीज नॉट सॉल्व इमीडिएटली। ऐसा कौन सा बात है ऑडिट का, ऐसा कौन सा ऑडिट का क्वेरीज है, मतलब प्रॉब्लम है जो सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। कौन कौन सा ऐसा बात है जिसका डिस्कशन आपको क्लाइंट के साथ करना पड़ेगा। ऐसा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब क्लाइंट के साथ आप मिलिएगा तो इसका आपको क्लाइंट के साथ सारा पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसा कौन कौन सा बात है। थर्ड, मतलब ऑडिट करते समय आपको इरेगुलरिटीज़ का मतलब जहाँ पर ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा जाए या ट्रांजैक्शन को कंपनी के रूल के हिसाब से नहीं लिखा गया हो, उसको बोलते हैं इरेगुलरिटीज़। जितना भी इरेगुलरिटीज़ है, ऑडिटर को ऑडिट करते समय जो इरेगुलरिटीज़ दिखा है सभी को नोटबुक में लिख कर रखेगा। उस नोटबुक में और भी इम्पोर्टेंट बात सब लिख के रखिएगा, जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, ठीक है, मीटिंग डिटेल्स एंड प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। मतलब उस नोटबुक में कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सेलिएंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको लिख कर रखिएगा। सिमिलरली आर्टिकल का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखिएगा। कंपनी जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या डिटेल्स है उसको लिख कर रखिएगा। सारा मीटिंग्स का डिटेल्स लिखिएगा एंड प्रोडक्ट का डिटेल्स लिखिएगा। एंड लास्ट में कोई वाउचर जो मिसिंग है, कंपनी का कोई वाउचर जो मिस है, कोई वाउचर जो ट्रांजैक्शन हुआ है पर उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग वाउचर्स। जितना भी मिसिंग वाउचर्स है जो आपको दिख नहीं रहा है, उस मिसिंग वाउचर्स का डिटेल्स भी आपको उस नोटबुक में लिख कर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये नोटबुक ऑडिटर को ऑडिट करने में तो हेल्प करता ही करता है, ठीक है। एंड साथ में ऑडिटर के लिए एक एविडेंस के हिसाब से भी काम करता है। ऑडिटर के पास एविडेंस रहेगा कि कौन कौन सा क्वेरी जो सॉल्व नहीं हो पाया है उसके पास लिखा रहेगा। ऐसा कौन सा मैटर है जो क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, जो इरेगुलरिटी जो देखा है, ठीक है, वो उसको भी लिख कर रखेगा, उसको भी क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। एंड कंपनी के रिगार्डिंग जितना भी डिटेल्स है, सारे डिटेल्स को भी इस नोटबुक में लिख कर रखेगा। इसका मतलब ये एक बाउंडेड कवर का बुक है, जिस बुक में ऑडिटर एक कंपनी के रिगार्डिंग, जिस कंपनी को ऑडिट करता है उस कंपनी के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है, डिटेल्स मतलब ऐसा डिटेल्स जो उसको ऑडिट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, ऑडिट करने में हेल्प करेगा, सारा डिटेल्स को लिख कर रखता है। उस नोटबुक का नाम है ऑडिट नोट बुक। हम लोग पढ़ेंगे अब ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या होता है? ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है। इसके ऊपर भी SA 230 है। SA 230 में ही ऑडिट फाइल के बारे में भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है।
सिंपल सा लॉजिक है, आप अपने लॉजिक से सोचिए ना। जैसे मान लीजिए आप क्लास 10 का एग्जाम पास किए होंगे, आप 11 पास किए होंगे, 12 पास किए होंगे, बीकॉम का बहुत सारा एग्जाम पास किए हैं आप, तो उसका जो मार्कशीट होता है, उसका एडमिट कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसको आप क्या करते हैं, उसको बढ़िया से फाइल में हम लोग सजा के रखते हैं ना। ऐसे थोड़ी ना कि किसी बुक के नीचे रख दिए, अब बुक कहीं बिक गया या किसी फ्रेंड को दे दिए तो वो साथ में मार्कशीट और एडमिट कार्ड भी चला जाएगा ना। इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हमेशा हम लोग फाइल में रखते हैं। ठीक इसी तरीके से जो ऑडिटर है उसका तो मेन काम ऑडिट करना है ना। तो ऑडिट करते समय जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर, और भी जो उनका डॉक्यूमेंट्स है जिसको लिखता है ऑडिटर खुद अपने हाथ से, सभी लिखे हुए डॉक्यूमेंट को ऑडिटर एक फाइल में रखता है, जिस फाइल का नाम है ऑडिट फाइल। जिस फाइल का नाम क्या है, उसका नाम है ऑडिट फाइल। उस फाइल में ऑडिटर डॉक्यूमेंट सारा रखता है। ठीक है, उस फाइल का नाम क्या है, ऑडिट फाइल। ठीक है, ऑडिट फाइल दो तरीके का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं पॉइंट फाइल, एक को बोलते हैं टेम्पररी फाइल। पॉइंट फाइल में उस डॉक्यूमेंट को रखा जाता है जिसका यूज हम इस बार भी किए और अगली बार भी करेंगे। ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट का यूज एक अकाउंटिंग ईयर या फिर एक ऑडिट पीरियड से ज़्यादा में हो, उसको हम लोग हमेशा ऑडिट फाइल में पॉइंट फाइल में रखते हैं। एंड जिस डॉक्यूमेंट का यूज सिर्फ एक बार हो, इस बार यूज़ करेंगे, इसके बाद उसका यूज नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग टेम्पररी फाइल में रखते हैं। ठीक है, इसका ऑडिट फाइल दो तरीके का होता है। आइए देखिए नोट्स में हम लोग क्या क्या लिखे हैं समझते हैं। मतलब जितना भी रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, और एक ऑडिटर का जितना भी रिटेन डॉक्यूमेंट, याद रखना बात, रिटेन डॉक्यूमेंट जो लिखता है ऑडिटर खुद, जैसे ऑडिट प्लानिंग, जैसे ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर, उन सभी को एक फाइल में रखता है जिस फाइल का नाम है ऑडिट फाइल। जिस फाइल को लोग किस नाम से जानते हैं, ऑडिट फाइल के नाम से जानते हैं। परमानेंट ऑडिट फाइल, इसमें उस डॉक्यूमेंट को रखा जाएगा जिसका यूज अपने लोग एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा में करेंगे। मतलब ऐसा कोई फाइल जिसका इस्तेमाल आपका एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा में हो, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर या फिर एक ऑडिट पीरियड से ज़्यादा में जिसका हो, ठीक है, उसको उस डॉक्यूमेंट को जिस फाइल में रखेंगे उसका नाम होगा पॉइंट फाइल। उस फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट रखा जाता है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको हम पॉइंट फाइल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, माइनट्स ऑफ मीटिंग का जो डिटेल्स है उसको, एंड पिछले साल का ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट और प्रीवियस ईयर, एफएस का मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट और प्रीवियस ईयर को हम रखते हैं। इंपॉर्टेंट रेशियो, जो हम रेशियो निकालते हैं, एक कंपनी का रेशियो जो निकालते हैं, एवरी ईयर रेशियो निकलता है, तो जो पिछले साल का या उसके पिछले साल का रेशियो निकाले होंगे उसको हम लोग पॉइंट फाइल में रखेंगे क्योंकि उसका बाद में फिर यूज होगा। ठीक है, एंड कंपनी का जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, उस अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने कोई नोट रेडी किए हैं। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी में बहुत सारा बात है, पर इम्पॉर्टेंट बात जो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो उसका पॉइंट्स है उसको हम किसी पेज में लिख कर रखे हैं, तो उसका नाम रखेंगे हम नोट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, उसको भी पॉइंट फाइल में रखेंगे। और मैनेजमेंट को कोई लेटर हम लोग दिए हैं, मैनेजमेंट को कोई लेटर हम लोग, मतलब ऑडिटर यदि मैनेजमेंट को कोई लेटर लिखा है, ठीक है, तो उस लेटर का 2 कॉपी रहेगा, एक मैनेजमेंट के पास रहेगा, एक ऑडिटर के पास रहेगा। ऑडिटर वाला कॉपी ऑडिटर अपने फाइल में रखेगा जिस फाइल का नाम रहेगा पॉइंट ऑडिट फाइल। ठीक है, टेम्पररी फाइल में किसको रखेंगे, उस डॉक्यूमेंट को जिसका यूज एक बार करना है, इस बार करेंगे अगले बार उसका यूज नहीं होगा, टेम्पररी फाइल है। जैसे सबसे पहला जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसका ऑडिट हम करना है, इस ऑडिट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये पॉइंट फाइल में कन्वर्ट होगा। जब तक ये ऑडिट नहीं होता है तब तक ये टेम्पररी फाइल में रहेगा। शेड्यूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने का शेड्यूल्स होता है। शेड्यूल्स का मतलब नोट्स होता है, नोट्स। उस नोट्स को हम लोग शेड्यूल के नाम से जानते हैं। उस शेड्यूल को भी टेम्पररी फाइल में रखेंगे क्योंकि उसका कैलकुलेशन हमको बार बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी माइन्यूट्स है, माइन्यूट्स मतलब मीटिंग का जो डिटेल्स होता है उसको माइन्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, मीटिंग का जो माइन्यूट्स है उसमें जो रेलेवेंट, मतलब जो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो इस बार जो यूज करना है, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ लिख के रखेंगे, टेम्पररी फाइल में रखेंगे। इस बार का ऑडिट प्रोग्राम एवरी ईयर चेंज होगा। ठीक है,
यदि बैंक से कोई कंफर्मेशन लेटर लिए हैं या डेटर से कंफर्मेशन लेटर लिए हैं, बैंक से कंफर्मेशन लेटर का मतलब बैंक से जो लोन लिए हैं या लोन का रिपेमेंट किए हैं या इंटरेस्ट का रिपेमेंट किए हैं या बैंक से और कोई लेन देन हुआ है, किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन था, इसके लिए बैंक से कंफर्मेशन लेटर मांगा गया, बैंक कंफर्मेशन लेटर लिख के दिया कि हाँ इतना अमाउंट मिल चुका है, इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। वो जो लेटर है उसको बोलते हैं हम लोग कंफर्मेशन लेटर, हम लोग बैंक से मांग सकते हैं। सेम लेटर हम लोग डेटर से मांग सकते हैं। डेटर्स का बैलेंस से हमको कोई डाउट हो गया कि डेटर्स का बैलेंस लग रहा गलत है, ठीक है, तो हम क्या किए, अब उसको लेजर ना देखकर हम डेटर्स को डायरेक्टली एक लेटर लिखें कि आपका क्या बैलेंस हमको बताइए। तो डेटर्स अपना बैलेंस हमको लिख के देगा, जिस डॉक्यूमेंट में लिख कर देगा उसका नाम रखेंगे कंफर्मेशन लेटर। उसको टेम्परेरी फाइल में रखना बिकॉज उसको 1 साल ही यूज़ करना है। एंड ICQ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज मतलब कंपनी के स्टाफ लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन का लिस्ट बना के हम भेजेंगे। मतलब कि आपको ये काम कैसा लगा, ये काम कैसा होना चाहिए, इसके लिए येस नो लिखकर बहुत सारा क्वेश्चंस लिखा रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज। उससे ऑडिट का प्रोग्राम बनाने में, ऑडिट का प्लानिंग करने में सुविधा होगा। ये इसलिए हम लोग ना स्टाफ से ही पूछते हैं, जो कंपनी का स्टाफ है उनसे ही पूछा जाता है, पर डायरेक्टली मत पूछिएगा, डायरेक्टली पूछने से वो आंसर नहीं देगा। उसको क्वेश्चनरीज बना के येस नो बोलिए, टिक लगाएगा, ठीक है। वो एवरी ईयर करना पड़ेगा आपको और उसको आपको टेम्प्रेरी फाइल में रखना पड़ेगा, ठीक है। और भी कोई क्वेरीज मतलब कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है, मैं ऑडिट करते समय ऑडिटर के मन में कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है, उस क्वेश्चन का और उसके अगेंस्ट में जो आंसर मिला है उस आंसर को टेम्परेरी फाइल में लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जिस डॉक्यूमेंट का यूज एक अकाउंटिंग ईयर में करना हो या एक ऑडिट पीरियड में करना हो, उस डॉक्यूमेंट को आप टेम्परेरी फाइल में रखिए, और जिसका यूज इस बार किए अगली बार फिर लगेगा उसको परमानेंट फाइल में रखिए। हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 ऑडिट एविडेंस के ऊपर। जानते हैं ऑडिट करते समय ऑडिटर को एवरी ट्रांजैक्शन का एविडेंस उसके पास होना जरूरी है। मतलब ऑडिट का मतलब ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना। तो एग्जामिन कैसे करिएगा? एग्जामिन का मतलब थोड़ी ना कि जो लिखा हुआ उसको इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ लीजिए, उसको एग्जामिनेशन थोड़ी ना बोलते हैं। एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन का उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक कर देना। इसका मतलब एवरी ट्रांजैक्शन का प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ट्रांजैक्शन का जो प्रूफ आपके पास रहेगा उसी को बोलते हैं हम लोग एविडेंस। इसका मतलब बिना एविडेंस का ऑडिट नहीं होता है। इसके लिए हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं। ऑडिटर एविडेंस के लिए 2 काम करता है, एक को हम लोग बोलते हैं सब्सटैंटिव, एक को बोलते हैं एनालिटिकल। इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के बाद उसका डिस्कशन है। इसका मतलब ऑडिट करते समय ऑडिटर के पास उस ट्रांजैक्शन का या जिसका ऑडिट करता है उसका एविडेंस उसके पास होना चाहिए। बिना प्रूफ का वो कभी भी ऑडिट नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर ऐसे 500, ठीक है, ऐसे 500 में बोलता है कि कोई भी एविडेंस ऑडिटर जो एविडेंस ऑब्टेन करता है ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, ऑडिट करते समय जो प्रूफ अरेंज करता है उसी प्रूफ का नाम है ऑडिट एविडेंस। ये वर्बल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है। मतलब किसी से पूछ के भी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, और यदि पूछने वाला बात नहीं है और रिटन चाहिए तो रिटन में भी एविडेंस हो सकता है। जैसे हम एक छोटा एग्जाम्पल दिए, मान लीजिए हमको परचेज का एविडेंस चाहिए। आपका जो परचेज हुआ है इसका एविडेंस हमको खोजना है। तो परचेज का एविडेंस के लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सबसे पहला परचेज इनवॉइस, आप जो खरीद के लाए हैं उसका बिल आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब परचेज का एविडेंस देखते समय हमको परचेज का इनवॉइस चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिसको आप पेमेंट किए हैं, आप परचेज फ्री में थोड़े किए होंगे, आप जिससे गुड्स परचेज किए होंगे उसको तो पैसा दिए होंगे आप ना। तो पेई रिसिट, मतलब जिसको आप पेमेंट किए हैं उसका तो 2 कॉपी होगा, एक उसके पास होगा एक आपके पास होगा, तो उसका रिसिट क्या है,
इसमें गुड्स जब परचेज किए तो परचेज का इनवॉइस चाहिए, आप जो पेमेंट किए हैं पेमेंट का रसीद चाहिए। एंड थर्ड, जो गुड्स आया आपके पास ना, तो गोडाउन में गुड्स को रखेंगे, तो गुड्स का रिसीव्ड नोट, गुड्स का रिसीव्ड नोट, इसको हम लोग GR नंबर बोलते हैं। स्टोर्स लेजर पढ़े होंगे आप लोग कभी, उसमें देखिएगा हम लोग लिखते हैं GR नंबर, गुड्स रिसीव्ड नोट। ठीक है, ये तीन एविडेंस यदि ऑडिटर को मिल जाता है, ये थर्ड 3 एविडेंस मिल जाता है तो परचेज का ऑडिट हो जाएगा। इसका मतलब ऑडिट का मतलब ही होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन के प्रूफ से, मतलब एविडेंस से उसको चेक कर देना। इसका मतलब ऑडिट एविडेंस का ऐसे 500 में बोला हुआ है। ऑडिट एविडेंस का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा प्रूफ जो ऑडिटर ऑडिट करते समय अरेंज कर लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ये रिटेन भी हो सकता है, ये आपका ओरल भी हो सकता है। जैसे हम आपको परचेज के रिगार्डिंग हम आपको बोलें क्या एविडेंस आपको चाहिए, तो 3 एविडेंस चाहिए। एक, परचेज जो आप किए हैं उसका इनवॉइस दिखाइए। दूसरा, आप जो पेमेंट किए हैं उस पेमेंट का रसीद दिखाइए। एंड थर्ड, परचेज करने के बाद जो गुड्स है वो तो गोडाउन में आप रखे होंगे ना, तो GR नोट दिखाइए, गुड्स रिसीट नोट दिखा दीजिए, तो परचेज का एविडेंस पक्का हो जाएगा। ये कंफर्म हो जाएगा कि गुड्स परचेज हुआ है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन में टिक लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एविडेंस का ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन हो रहा था तब ऑडिटर था नहीं, अब जब ऑडिटर को बुलाए हैं आप तब ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तब ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, ऑडिटर उसको चेक करेगा। ठीक है, तो ऑडिटर बिना प्रूफ का, बिना डॉक्यूमेंट का उसको चेक नहीं कर सकता है। ऑडिटर को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा, वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, ठीक है, उसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम लोग ऑडिट एविडेंस। ऐसे 500 उसके ऊपर है। ये 2 तरीके का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एविडेंस का मतलब जो एविडेंस कंपनी के अंदर से पता चल जाए आपको, जो एविडेंस कंपनी के अंदर से आप अरेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल एविडेंस। और जिस एविडेंस को आप कंपनी के बाहर से लाते हैं, बाहर वाले लोगों से पूछ के आप लाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल एविडेंस मतलब जो आप क्लाइंट के बिजनेस से ही कलेक्ट करिएगा, जो क्लाइंट का बिजनेस है, बिजनेस ही आपको एविडेंस बता देगा। जैसे सेल्स इनवॉइस, आप जो गुड्स बेचे हैं उसका इनवॉइस आपके पास तो होगा, उस इनवॉइस को देखकर हम लोग सेल्स पता लगा सकते हैं। जैसे वेजेज पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, उसके लिए आपके पास होगा एम्प्लॉयज अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, मतलब कौन सा स्टाफ कितने दिन काम में आता है। ठीक है, उसका एक अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड को दिखाइए, उससे पता चल जाएगा कि सैलरी या वेजेस कितना होना चाहिए। ठीक है, बिन कार्ड से पता चल जाएगा कि स्टॉक ऑफ मटेरियल आपके पास कितना है, ये बिन कार्ड से पता चल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये 2-3 एग्जाम्पल ही दिए हैं, हजारों एग्जाम्पल है इसके ऊपर। ठीक है, ये 2-3 एग्जाम्पल हम आपको दिए कि यदि आपको सेल्स पता लगाना हो तो सेल्स इनवॉइस कंपनी के अंदर से पता चल जाएगा। कौन सा स्टाफ कितने दिन काम करने आया है, किसका सैलरी कितना है, किसका वेज कितना है, इसका वेरिफिकेशन करना हो तो उसका अटेंडेंस सीट से पता चल जाएगा। एंड स्टॉक कितना आपके पास में है, स्टॉक का क्वांटिटी आपको मालूम करना है। ठीक है, तो बिन कार्ड देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक का कितना क्वांटिटी आपके पास में पड़ा हुआ है। एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल एविडेंस। इंटरनल का मतलब जो कंपनी के अंदर से जुगाड़ होगा, एक्सटर्नल का मतलब जो कंपनी के बाहर से आप लाइएगा, आउटसाइड से लाइएगा। जैसे आपको परचेज इनवॉइस चाहिए, परचेज इनवॉइस आपका कंपनी बोलता है कि खो गया है, मिल नहीं रहा परचेज इनवॉइस, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप जिससे परचेज किए उससे पूछ लीजिए ना, आप जिससे परचेज किए उससे पूछ लीजिए भैया कितने का परचेज हुआ, उस इनवॉइस का एक डुप्लीकेट कॉपी भेज दो। इसका मतलब यहाँ पर ये एविडेंस आउटसाइडर से आया। जैसे बैंक स्टेटमेंट, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको चाहिए तो बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। बैंक स्टेटमेंट हम लोग को बैंक देता है, बैंक एक आउटसाइडर है, इस एविडेंस को बोला जाएगा एक्सटर्नल एविडेंस। क्वेश्चन राइज होता है कि किस एविडेंस पे हम ज़्यादा विश्वास करेंगे, कौन सा एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है, मतलब किस एविडेंस पे ज़्यादा हम विश्वास कर सकते हैं। तो आंसर है इसका
कि एक एविडेंस के ऊपर विश्वास करने से पहले, उसके ऊपर रिलायबिलिटी डेवलप करने से पहले ये देखना जरूरी है कि एविडेंस का सोर्स क्या है। इसका एविडेंस का सोर्स हम लोग को बताएगा कि एविडेंस रिलायबल है या नहीं। इसके लिए हम लोग कुछ बात डिस्कस करेंगे। जैसे यदि कोई एविडेंस, आपके पास कोई एविडेंस ऐसा है एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, आपके पास इंटरनल एविडेंस भी है और एक्सटर्नल एविडेंस भी है। माने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे डेटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, डेटर्स का इंटरनल लेजर बैलेंस कुछ और है एंड डेटर्स कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो इन दो, आपके पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरनल एविडेंस भी हो और एक्सटर्नल भी हो, तो कौन सा रिलायबल होगा, माने ऑडिटर किस पर विश्वास करेगा? तो आंसर है कि एक्सटर्नल, बाहर वाले एविडेंस पर, बाहर वाला जो सोर्स है उस पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। इंटरनल सोर्स के ऊपर तभी विश्वास कर सकते हैं, इंटरनल सोर्स के ऊपर तभी हम लोग विश्वास कर सकते हैं जब कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो। जब कंपनी के पास क्या हो? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो। किसी कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चैप्टर नंबर 3 में आपसे डिस्कस करेंगे, घबराइएगा मत। यदि कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इन सच केस इंटरनल एविडेंस पर विश्वास किया जा सकता है, उस केस में वो एविडेंस ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक है। थर्ड, यदि आपके पास दो एविडेंस है, एक रिटेन है, लिखा हुआ है, एक मुंह से बोला हुआ है, तो जाहिर सा बात है जो लिखा हुआ उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रिटेन के ऊपर विश्वास करेंगे। एक एविडेंस है जो ऑडिटर खुद लाया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑडिटर खुद एविडेंस खोज के लाया है एंड उसी पॉइंट पर जो क्लाइंट है वो भी एविडेंस आपको दिया है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग दो एविडेंस है, एक ऑडिटर खुद अरेंज किया है और उसी पॉइंट पर एक दूसरा एविडेंस क्लाइंट हम लोग को दिया, जो अपना क्लाइंट है जिसका हम ऑडिट करते हैं वो दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टॉक के ऊपर ऑडिटर अपना कैलकुलेशन किया है और पता चला है कि स्टॉक 5 लाख रुपए का है, पर जो क्लाइंट है वो बोल रहा है कि नहीं स्टॉक 4 लाख रुपए का है, लीजिए प्रूफ। तो यदि किसी मैटर के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर यदि दो आपके पास एविडेंस हो, एक ऑडिटर का हो एक क्लाइंट का हो, तो याद रखिएगा बात, उसमें ऑडिटर अपने ऊपर विश्वास रखेगा और अपना एविडेंस को ही ज़्यादा रिलायबिलिटी देगा, अपना एविडेंस को ही ज़्यादा रिलायबल समझेगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा बात है, ऑडिट एविडेंस का मतलब जो प्रूफ ऑडिट करते समय ऑडिटर अरेंज करता है कहलाता है ऑडिट एविडेंस। ये दो तरीके का होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर से अरेंज करिएगा इंटरनल, जो बाहर से लाइएगा एक्सटर्नल, ठीक है। और रिलायबिलिटी यदि आपसे कभी पूछे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, तो इंटरनल एक्सटर्नल में एक्सटर्नल वाला रिलायबल होगा। इंटरनल तभी रिलायबल होगा जब कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा। ओरल एंड रिटेन में रिटेन वाला रिलायबल होगा एंड ऑडिटर्स का एविडेंस एंड क्लाइंट के एविडेंस में ऑडिटर का एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या मेथड से एविडेंस को जुगाड़ करने का। हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस। ऑडिटर जो एविडेंस लाता है उस एविडेंस लाने का डिफरेंट मेथड्स क्या है, कितने तरीके से एविडेंस लाया जा सकता है। तो फर्स्ट तरीका है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है छानबीन करिए। जैसे आपको कंपनी का टेंजिबल असेट्स को ऑडिट करना है, तो टेंजिबल असेट्स का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इनको देखना आपको। तो इंस्पेक्शन मतलब जाकर देखिए ना, फैक्ट्री में चले जाइए, ऑफिस चले जाइए, जहाँ पर जो मशीन लगा हुआ जाकर देख लीजिए। तो आप खुद अपने नज़र से देख लीजिएगा तो इंस्पेक्शन हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि वो चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब सबसे पहला तरीका है इंस्पेक्शन के हेल्प से हम एविडेंस ला सकते हैं, पर हर एक एविडेंस को इंस्पेक्शन के थ्रू नहीं ला सकते हैं। ये असेट के केस में अप्लाई होता है, ऐसे चीज़ में जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेकेंड है अपना ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब देख कर समझ जाइए ये कब होगा। जैसे मान लीजिए आपको स्टॉक का ऑडिट करना है, स्टॉक का एविडेंस लाना है,
ठीक है। तो गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ, आप तो परेशान हो जाइएगा, ठीक है। आप स्टाफ लीजिए, कंपनी का स्टाफ लीजिए, उसको बोलिए काउंटिंग करो, काउंटिंग करो। एक दूसरा स्टाफ लीजिए, उसको बोलो सारा वैल्यू लिखो। इसका मतलब एक काउंटिंग करेगा और एक लिखेगा, आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप उसको गौर से देखिए कि काउंटिंग ठीक है कि नहीं, वैल्यू ठीक लिख रहा है कि नहीं, इससे ऑडिट एविडेंस आ जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, मतलब आपको लगे कि ऐसा बात है जिसका इंक्वायरी करना पड़ेगा, बाहर वाले लोगों से पूछना पड़ेगा, ठीक है, या कंपनी के अंदर जो स्टाफ है उनसे ही बात करना पड़ेगा, तो उनको बुला कर उनसे बात करिए, उसका कंफर्मेशन लीजिए। कंफर्मेशन मतलब एक ही बात यदि 2-3 जगह से सेम बात पता चलता है तो कंफर्म हो गया आपका, ठीक है। इसका मतलब आप उसका इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी करने के बाद उसका कंफर्मेशन डेवलप करिए, तो आपका ऑडिट एविडेंस हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटेशन, आप पढ़े लिखे हैं, ऑडिटर जो है पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो खुद कंप्यूट कर लेगा, खुद कैलकुलेट कर लेगा कि ये जो बोल रहा है ये कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक बोल रहा है कि नहीं, मतलब डिफरेंट कैलकुलेशन जानता है, वो कैलकुलेशन के हेल्प से वो ये फाइंड कर पाएगा कि एविडेंस करेक्ट है या नहीं, ठीक है। एंड लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिकल रिव्यू में रेशियो निकालता है, रेशियो, ठीक है, डिफरेंट रेशियो जैसे जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, और बहुत सारे रेशियो है। रेशियो फाइंड करता है और उसको पिछले साल के रेशियो से कंपेयर करता है, तो पता चल जाता है कि ठीक है। हाँ, इसका मतलब एनालिटिकल 2 ही प्रोसीड्यूर होता है, एक एनालिटिकल एक सब्सटैंटिव, हम लोग दोनों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में दोनों के ऊपर बात करेंगे, एनालिटिकल एंड सब्सटैंटिव के ऊपर, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि हम लोग का 5 मेथड है जिस मेथड से हम लोग एविडेंस ला सकते हैं। सबसे पहला क्या बताएं आपको, इंस्पेक्शन, ठीक है, छानबीन करके, ऑब्जर्वेशन मतलब देख कर, ठीक है, इंक्वायरी मतलब दूसरे से पूछताछ करिए, उसका कंफर्मेशन ले लीजिए, कंप्यूटेशन मतलब खुद उसका हिसाब करिए, एनालिटिकल रिव्यू मतलब डिफरेंट रेशियो को फाइंड करिए, डिफरेंट रेशियो को फाइंड करने पर पता चल जाएगा कि जो आपके पास एविडेंस है वो सही है या नहीं, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में लास्ट बात करेंगे आज, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ऑडिट एविडेंस, ठीक है, सॉरी ऑडिट मेमोरेंडम, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा। ऑडिट मेमोरेंडम ये तब यूज होता है जब फर्स्ट टाइम आप ऑडिट करने जाते हैं किसी बिजनेस का। पहली बार जब आप ऑडिट करने जाइएगा किसी बिजनेस का ऑडिट, जब हम पहली बार करने जाएंगे तो मेरे पास कुछ डिटेल्स होना चाहिए। उस डिटेल्स को जिस डॉक्यूमेंट में हम लिखेंगे या जिस पेपर में लिखेंगे, ठीक है, उस पेपर का नाम होगा ऑडिट एविडेंस, बेसिकली सॉरी ऑडिट मेमोरेंडम। ऑडिट मेमोरेंडम बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जिसके अंदर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग क्लाइंट बिजनेस हम लिखते हैं, ठीक है। ये कब यूज करते हैं, इसका यूज कब होता है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम, पहली बार जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं। पहली बार मतलब ऑडिटर पहली बार नहीं, एक बिजनेस का ऑडिट जब पहली बार हम लोग करने जाते हैं तो अपने पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए, कुछ डिटेल्स होना चाहिए, जिस डिटेल्स को हम लोग बोलते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। ये डिटेल्स कैसा होता है, इसके अंदर जैसे कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जैसे कंपनी का हिस्ट्री, कब कंपनी बना, कैसे बना, उसका ग्रोथ क्या है, पहले क्या कैसा था, अब कैसा हो चुका है, इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया चाहिए। दूसरा, कंपनी का ओनरशिप कैसा है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है या सोल प्रोप्राइटर है या फर्म है, ठीक है, या एलएलपी है, उसका नेचर ऑफ ओनरशिप क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज, कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है एंड फैक्ट्रीज कहाँ पर है। कंपनी का सोर्सेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कंपनी जो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो अरेंज करता है, वो अरेंज करने का सोर्सेज क्या, मटेरियल कहाँ से लाता है, लेबर कहाँ से लाता है, डिफरेंट खर्चा कहाँ जुगाड़ करता है, कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, एंड उसका मार्केट में कंडीशन कैसा है, कंपनी कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो करता है, ठीक है, एंड लास्ट में कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स है, मतलब कंपनी का जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो लोग मैनेजमेंट में बैठे हैं, ठीक है, उन पर्सन का नाम क्या है, ठीक है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ये उनके पास एक पेज में लिखा होना चाहिए ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे वो बात कर पाएंगे, ठीक है। ये ऑडिट मेमोरेंडम
सिर्फ फर्स्ट टाइम ऑडिट, किसी भी बिजनेस का पहली बार जब ऑडिट करने जाते हैं हम लोग तो अपने पास एक डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है। उस डिटेल्स का नाम है ऑडिट मेमोरेंडम। ये पेज में हम लिख कर रखते हैं ताकि हमको बार बार किसी से कोई चीज़ पूछना ना पड़े, ठीक है। हम अपना होमवर्क खुद करके जाएंगे, ठीक है, ताकि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।